एपिसोड 381। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 385। पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया, सिवाय एक के बाद एक पॉपकॉर्न के चटकने की लयबद्ध आवाज के। सूरी सोफे पर पालथी मारकर बैठी थी, अपनी गोद में पॉपकॉर्न का एक बड़ा कटोरा बेतरतीब ढंग से रखे हुए। उसके गाल हैमस्टर की तरह फूले हुए थे और वह मशीन जैसी सटीकता से एक के बाद एक पॉपकॉर्न अपने मुंह में डाल रही थी। अमन सोफे के दूसरे छोर पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी तीखी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। संविधान भवन से राष्ट्रीय बजट का सीधा प्रसारण बस कुछ ही पल दूर था। आगामी घोषणाओं का भार न केवल इंद्र में बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ था, क्योंकि हर कोई बढ़ते आर्थिक संकट पर इंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। सूरी ने देखा कि अमन उसकी तरफ देख रहा है और उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें पॉपकॉर्न चाहिए? अमन ने आह भरी, उसके होंठ अविश्वास से थोड़े मुड़ गए। हम बजट प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, कोई ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म नहीं। आखिर ये सारा तामझाम क्या है? सूरी मुस्कुराए, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। ओह, ये तो किसी भी फिल्म से कहीं बेहतर है, खासकर तब जब तुमने इस पर पूरी तरह से हाथ डाला है। मैं तो बस ड्रामा के लिए आई हूँ। यकीन मानो, ये बजट काफी मुसीबतें खड़ी करने वाला है। हम लेखों, षड्यंत्र, सिद्धांतों की बाढ़ देखेंगे और हो सकता है, बस हो सकता है, कोई आपके बारे में कुछ अच्छा भी कह दे। इससे पहले कि अमन कुछ जवाब दे पाता, सूरी ने मुट्ठी भर पॉपकॉर्न उसके मुंह पर ठूंस दिया। प्रसन्न होकर वह केवल उस भेंट को ले सकता था और चुपचाप उसे चबा सकता था। जब वह अपना ध्यान पुनः स्क्रीन पर केंद्रित करता तो कमरे में क्रंच की आवाज गूंज उठती। लाइव प्रसारण संविधान भवन के खचाखच भरे कक्षों में स्थानांतरित कर दिया गया। मंत्री अपनी सीटों पर फैले हुए थे, उनके चेहरों पर चिंता और आशंका का मिला जुला भाव था। वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच इंदिरा को भी बड़ा झटका लगा था, जिससे देश वित्तीय संकट के कगार पर पहुंच गया था। हॉल में कई तरह की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जिससे लोगों के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था। बाहर इस घटना को कवर कर रहे पत्रकार कयास लगा रहे थे कि नए वित्त मंत्री अपने पहले बजट में क्या साहसिक कदम उठा सकते हैं। वित्त मंत्री आगे बढ़े, उनकी आवाज स्थिर और अधिकारपूर्ण थी। आज हम एक दोराहे पर खड़े हैं। हमारे सामने मौजूद चुनौतियों के बावजूद इंदिरा विकास, नवाचार और स्थिरता की दिशा में साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है। ये बजट एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष के बजट की प्रमुख पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। 1. जीएसटी में कमी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में 10% की कटौती की गई, जिससे छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग को राहत मिली। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देना और घरेलू मांग को बढ़ावा देना था। सरकारी कर्मचारी लाभ। पहली बार सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड और बीमा मिलेगा, जिससे उनके परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। सरकार पर 120 अरब रुपए की लागत वाली इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लाभों में समानता लाना था। शिक्षा सुधार। शिक्षा कार्ड की शुरुआत। ये कार्ड पात्र परिवारों को निजी स्कूल फीस पर 50% तक की छूट प्रदान करेंगे। सरकारी स्कूलों में सुधार। सरकारी स्कूलों में पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 500 बिलियन रुपए का बजट आवंटित किया गया। बुनियादी ढांचे का विकास। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं। 3 नए जल विद्युत बांध पूरे हो चुके हैं, जिनसे 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। 700 अरब रुपए के बजट वाली एक महत्वाकांक्षी पवन टरबाइन परियोजना ये सुनिश्चित करेगी कि 2 साल के भीतर हर बड़े शहर में पवन टरबाइन स्थापित और चालू हो जाएं। बुलेट ट्रेनों। बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए ₹1 ट्रिलियन का अभूतपूर्व निवेश आवंटित किया गया है। पहली लाइन दिल्ली, बोमनी और राज्यों की अन्य महत्वपूर्ण राजधानियों को जोड़ेगी और 1 साल के भीतर चालू हो जाएगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। किसानों के लिए एआई संचालित सिंचाई शुरू करने के लिए 300 बिलियन रुपए आवंटित किए गए।
ग्रामीण संपर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 12 सड़कों के निर्माण हेतु 500 बिलियन रुपये निर्धारित किए गए। तकनीक और नवाचार, स्टार्टअप और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में 10 नए अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना। एआई और रोबोटिक्स आधारित उद्योगों को समर्थन देने के लिए 200 बिलियन रुपये का कोष बनाया गया। समाज कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में 30% की वृद्धि की गई। निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास परियोजनाएं उपलब्ध कराने हेतु 250 बिलियन रुपए आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने कुछ देर रुककर अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले अपने शब्दों को गूंजने दिया। मेरे देशवासियों, ये बजट सिर्फ एक वित्तीय योजना से कहीं बढ़कर है। यह एक उज्जवल भविष्य का रोडमैप है। इंदिरा गांधी ने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हम मजबूत हैं। हम सब मिलकर पुनर्निर्माण करेंगे। वित्त मंत्री ने फिर पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझे अपने देश में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की खोज की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सोने के नए भंडारों की पहचान की गई है। इन संसाधनों का दोहन होने पर सालाना 2.5 लाख रुपए करोड़ का उत्पादन होने का अनुमान है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। मंत्री जी की आवाज और भी दृढ़ हो गई। हम अपने नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं, जो तुरंत लागू होंगे। वाहनों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और भोजनालयों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 10% की कमी की जाएगी। इससे कीमतें कम होंगी और उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और घरेलू और व्यावसायिक दोनों को समान रूप से लाभ होगा। इस घोषणा से संविधान भवन में प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया तो कुछ ने संदेह से बुदबुदाया। फिर वित्त मंत्री ने स्थिर दृष्टि से अपनी बात समाप्त की। ये बजट केवल आंकड़ों का नहीं है, ये लोगों का है। यह अवसर पैदा करने, समानता सुनिश्चित करने और एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित करने का है जहां इंद्र विश्व का नेतृत्व करें। हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। अमन के लिविंग रूम में वापस आकर सूरी पीछे झुक गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वाह, ये तो कमाल का शो था। मुझे विपक्ष के लिए बुरा लग रहा है, उन्हें इसकी आलोचना करने में बहुत मजा आएगा। अमन मुस्कुराया, उसकी आंखें शांत संतुष्टि से चमक रही थीं। ये तो बस शुरुआत है। सूरी ने धीमी आवाज में सीटी बजाई और सिर हिलाया। वे पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। क्या इंद्र का खजाना इतना पैसा रख सकता है? धनराशि पहले ही आवंटित हो चुकी है, अमन ने शांत स्वर में बुदबुदाया। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व से इसका अधिकांश हिस्सा पूरा हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं बाकी का पूरा खर्च उठा लेंगी। एम्पायर पर छिपी हुई सामग्री खोजें, चिंता मत करो, मैं बीच के अंतराल को भर दूंगा। सूरी हंसी और मुट्ठी भर पॉपकॉर्न मुंह में डाल लिया। तो फिर हंगामा शुरू हो जाए। वित्त मंत्री का बजट प्रस्तुतिकरण समाप्त होते ही चारों ओर अविश्वास का माहौल छा गया। एम्पायर पर रोमांच खोजें, घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक चौराहों पर प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं, स्तब्ध चुप्पी से लेकर पूर्ण संदेह तक। एक भीड़ भरी चाय की दुकान पर बैठे एक आदमी ने आश्चर्य से पूछा, मैंने अभी क्या सुना? उसके आसपास के दूसरे लोग भी उसी तरह हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। क्या यह आदमी सच बोल रहा है? किसी ने सिर हिलाते हुए पूछा। सच? क्या आप सचमुच मानते हैं कि यह सब 1 साल के भीतर संभव है? एक वृद्ध महिला ने संदेह से पूछा, उसकी बाहें क्रॉस करके। एक अन्य व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, ये तो कल्पना जैसा लगता है। बुलेट ट्रेन, नवीकरणीय ऊर्जा, छूट और बांध, ये सब 1 साल में असंभव। कमरा सहमति की फुसफुसाहट से भर गया। संदेह जंगल की आग की तरह फैल रहा था। देश भर में ज्यादातर लोगों ने सरकार की निंदा की, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वादे खोखले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमीनी काम पहले ही शुरू हो चुका है। लगभग 30% महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई तय समय से पहले ही पूरी होने वाली हैं। जनता की जानकारी के बिना अमन के पास बचे हुए काम को और भी तेजी से पूरा करने का एक उपाय था। आणविक प्रिंटर और रणनीतिक रिवायरिंग के इस्तेमाल से बाकी काम सिर्फ 2 महीनों में पूरे किए जा सकते थे, लेकिन वह खुद को रोके रहा, क्योंकि उसे पता था कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रगति से बेवजह ध्यान आकर्षित होने का खतरा है। फिलहाल संयम जरूरी था। जनता की शंकाओं के बावजूद बाजार ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी। निफ्टी सूचकांक लगभग 700 अंक बढ़कर 28,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
हालांकि आम जनता विभाजित रही, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण ने निवेशकों में आशावाद की लहर का संकेत दिया। इस बीच संविधान भवन के अंदर अफरा तफरी मची रही। विपक्ष आक्रोश से भर गया, उनकी आवाजें क्रोध और अविश्वास से भरी हुई थीं। एक विपक्षी नेता ने चिल्लाते हुए कहा, ये बेतुका है, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उनका चेहरा लाल हो गया था। एक और ने मेज पर हाथ पटका, ये सब झूठ है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ के अलावा कुछ नहीं। सदन के अध्यक्ष को व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनका हथौड़ा बार बार उठती आवाजों के बीच टकरा रहा था। इस हंगामे के बीच राजेश पटेल अपनी सीट से उठे। उनका शांत व्यवहार आवाजों के तूफान के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मंच की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपना गला साफ किया। धीरे धीरे सभा में शोर कम हो गया और सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। देवियों और सज्जनों, उन्होंने अपनी बात शुरू की। उनके स्वर में गंभीरता और दृढ़ता झलक रही थी। इस महान राष्ट्र के सेवक के रूप में मैंने अपना जीवन अपने लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया है। बाहरी उथल पुथल के बावजूद इंद्र लड़खड़ाएगा नहीं। हम विदेशी शक्तियों के हाथों में नहीं पड़ेंगे। ये राष्ट्र मजबूत है और हम सब मिलकर इसे और मजबूत बनाएंगे। उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे, एक अविश्वसनीय शक्ति के साथ। कुछ सदस्यों ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उनके आत्मविश्वास ने क्षण भर के लिए उनका संदेश शांत कर दिया। एक जानबूझकर विराम के बाद पटेल ने अपनी नजरें कमरे में घुमाई और फिर आगे बोले, लेकिन प्रगति के लिए बदलाव जरूरी है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे बदलाव का प्रस्ताव रखने के लिए खड़ा हूं जो हमारे शासन में जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करेगा। जब उन्होंने ये धमाकेदार भाषण दिया तो सभा में मौजूद लोगों की सांसें थमसी गईं। ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मेरा प्रस्ताव है कि कोई भी राजनेता 70 वर्ष की आयु के बाद विधानसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। अब समय आ गया है कि नए खून, नए दृष्टिकोण और नवोन्मेषी नेतृत्व के लिए रास्ता बनाया जाए। सदन में आक्रोश भड़क उठा। विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए शोर मचाया। पटेल अडिग रहे और शोर को शांत होने दिया, फिर अपनी बात जारी रखी। इसके अलावा उन्होंने बड़बड़ाहट से ऊपर उठते हुए कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करें, प्रत्येक उम्मीदवार को एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस परीक्षा से शासन, कानून और सार्वजनिक नीति की उनकी समझ का आकलन होगा। इसके अतिरिक्त सभी उम्मीदवारों के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा होनी चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए उनकी आयु कम से कम 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह कानफोड़ू था। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर अविश्वास साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उनके शब्द उनके दिमाग में उतर रहे थे। लेकिन पटेल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अंत में उन्होंने तीखे स्वर में कहा, हम चुनाव अभियानों और उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्नत AWS सिस्टम लागू करेंगे। ये प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, धन के दुरुपयोग को रोकेगी और मतदाताओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाएगी। भ्रष्टाचार या कदाचार का दोषी पाया गया कोई भी उम्मीदवार तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उनके शब्द बिजली की तरह कौंधे। विपक्ष जड़वत बैठा रहा। उनके दिमाग तेजी से दौड़ रहे थे। उनकी हमेशा की बयानबाजी बेबस हो गई थी। दशकों से खामियों ने अयोग्य और भ्रष्ट लोगों को फलने फूलने का मौका दिया था। पटेल के प्रस्तावों ने उस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का खतरा पैदा कर दिया था। मंच से हटकर पटेल ने पूरे कमरे का जायजा लिया। उनकी नजरें सभा पर टिकी थीं। ये निजी फायदे की बात नहीं है, यह इंद्र के भविष्य की बात है। बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी है। आइए हम अपने मतभेदों से ऊपर उठें और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। जैसे ही उनके शब्दों का भार सभा पर घने कोहरे की तरह छा गया, कमरा बेचैन कर देने वाला सन्नाटा छा गया। बाहर विशाल स्क्रीनों के चारों ओर जमा नागरिक प्रसारण देख रहे थे, विस्मय और अविश्वास के मिले जुले भाव में थे। चाहे उन्हें सरकार के विजन पर विश्वास हो या न हो, एक बात साफ थी कि इंदिरा एक अनजानी दुनिया में कदम रख रहे थे। सदन के अंदर सन्नाटा तब टूट गया जब विपक्ष भड़क उठा। उनकी आवाजें एक बेतुके कोलाहल में बदल गईं। लाल चेहरे वाले नेताओं ने विरोध में मेजों पर मुट्ठियां पटक दीं। ये बेहद शर्मनाक है। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता चिल्लाते हुए बोले। शोरगुल के बीच उनकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। यह विधेयक लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा हमला है। ये हमें मिटाने की एक चाल है। एक और नेता गुस्से से कांपता हुआ खड़ा था। ये सरकार अपनी हदें पार कर रही है। वे कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन चुनाव लड़ने के लायक है? शिक्षा और उम्र किसी नेता की जनता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता तय नहीं करते।
फिर भी अराजकता के बीच इंदिरा नेशनल पार्टी (INP) के सदस्य अपनी सीटों से उठे और प्रस्तावित विधेयक के समर्थन में अपनी मेजों पर हाथ मारा तथा अपनी तालियों और नारों से विपक्ष के शोर को दबा दिया। एक INP सदस्य चिल्लाया, पुराने नेताओं को किनारे कर दो, नेतृत्व के नए युग का समय आ गया है। एक अन्य ने दृढ़ता से कहा, लोग पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। दोनों पक्षों के बीच टकराव से माहौल गर्मा गया और पूरा सदन एक वाक्युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। शब्द तीरों की तरह उड़ रहे थे। फिर भी राजेश पटेल मंच पर चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर शांति थी, लगभग उदासीनता, लेकिन इस उदासीन मुखौटे के नीचे उनका दिल भारी बोझ से दबा हुआ था। वह अपने ही शब्दों के बोझ से खुद को अंदर से कुचलता हुआ महसूस कर सकता था। उसने भाषण तो अटूट आत्मविश्वास के साथ दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। राजेश पटेल, जो इन सुधारों को आगे बढ़ा रहे थे, जानते थे कि वे अपनी राजनीतिक मृत्यु के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 72 साल की उम्र में पटेल जानते थे कि वे उस आयु सीमा को पार कर चुके हैं जिसका उन्होंने अभी प्रस्ताव रखा था। जब प्रस्तावित कानून लागू होगा तो वे अपनी सीट छोड़ने वाले पहले लोगों में से एक होंगे। और यह सिर्फ उनके साथ ही नहीं था, सरकार में उनके कई करीबी सहयोगियों के पास न्यूनतम 12वीं कक्षा की शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ तो 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाए थे। आज उन्होंने जो तलवार चलाई थी वह न सिर्फ विपक्ष को धूल चटा देगी बल्कि उनके अपने खेमे में भी गहरी चोट पहुंचाएगी। लेकिन वह क्या कर सकता था? प्रभु ने जो आदेश दिया था उसका पालन करना आवश्यक था। दरअसल कई लोगों ने तो राजेश को ऐसे देखा जैसे कह रहे हों कि क्या ये आदमी पागल हो गया है, आखिर हो क्या रहा है। जैसे जैसे शोरगुल बढ़ता गया, पटेल ने अपनी निगाहें कमरे में इधर उधर घुमाईं। उनके कई सहयोगी, उनके साथी, वे पुरुष और महिलाएं जो दशकों से उनके साथ खड़े थे, उन्हें पता था कि इस विधेयक के पारित होने पर उनमें से कई विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे। इस विचार ने उनके सीने में एक गहरा दुख पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी भावनाओं को जाहिर करने से इनकार कर दिया। उसके मन में उस आदमी की छवि घूम गई जिसने आदेश दिया था। यह कोई सुझाव या प्रस्ताव नहीं था, यह एक आदेश था जो गिलोटिन की तरह अंतिम रूप से दिया गया था। इन कानूनों को पारित करें, आवाज ने मांग की थी, और सीट से हटने के लिए तैयार हो जाएं। पटेल के पास कोई विकल्प नहीं था, विकल्प अकल्पनीय था। जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, विपक्ष हताश होता गया। एक नेता अपनी हताशा पर काबू न रख सका और चिल्लाया, यह विधेयक एक दिखावा है। इसे राजनीतिक व्यवस्था को तहस नहस करने और सरकार के कठपुतलियों के लिए मैदान खुला छोड़ने के लिए बनाया गया है। एक और ने मेज पर मुट्ठियां पटक दी, हम देरी की मांग करते हैं, बिना पूरी जांच के इसे पास नहीं किया जा सकता। लेकिन INP अडिग रही। एक सदस्य ने पलटवार करते हुए कहा, बस करो बहानेबाजी, ये देश की भलाई के लिए है। जनता को योग्य और सक्षम नेता चाहिए, न कि किसी बीते जमाने के अवशेष। कमरा मानो युद्ध क्षेत्र सा लग रहा था, दोनों तरफ भावनाएं उमड़ रही थीं। फिर भी राजेश पटेल इस सब के बीच भी शांत रहे। उनके चेहरे पर संयम का भाव था। हालांकि अंदर ही अंदर वे शोक मना रहे थे। वह उन साथियों के लिए शोक मना रहा था जिन्हें वह खोने वाला था, अपनी बनाई विरासत के लिए और उस शक्ति के लिए जिसे वह छोड़ने वाला था। लेकिन सबसे ज्यादा वह अपने लिए शोक मना रहा था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने जीवन भर देश की सेवा की, अब उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही अध्यक्ष ने आखिरकार व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया, पटेल ने गहरी सांस ली और आगे आने वाली स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। सदन में हंगामा अभी थमा नहीं था, लेकिन फैसला हो चुका था। वह जानता था कि यह उसका चुनाव नहीं बल्कि उसका कर्तव्य था। बदलाव का पहिया पहले ही चल पड़ा था। जब ये अभूतपूर्व घोषणाएं सामने आईं, तो पूरा देश स्तब्ध और अविश्वास से देख रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजनेता बनने के लिए अनिवार्य शिक्षा और परीक्षा की शर्तों ने जनता को अचंभित कर दिया था। मैंने अभी क्या सुना? शहर के मध्य में एक चाय की दुकान पर खड़े एक आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सच भी है? क्या आपको लगता है कि वे गंभीर हैं? एक महिला ने अपने सहकर्मी से पूछा। उसकी आवाज में आशा और संदेह का मिश्रण था। किसी और ने चिल्लाकर कहा, आखिरकार वे इन मंत्रियों को परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
अब समय आ गया है जिसके बाद सहमति का स्वर फूट पड़ा। वर्षों से जनता में राजनीतिक वर्ग के प्रति गहरी नाराजगी थी। देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सिविल सेवकों को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक से गुजरना पड़ता था। लगभग 10 लाख आवेदकों में से हर साल केवल कुछ हजार ही सफल हो पाते थे। फिर भी इन उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को मंत्रियों के आगे झुकना पड़ता था, जिनमें से कई अशिक्षित या पूरी तरह से अयोग्य होते थे। लेकिन अब एक व्यापक सुधार के साथ स्थिति बदलती दिख रही है। राजनेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा की अनिवार्यता कई लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। जबकि जनता जश्न मना रही थी, राजनीतिक वर्ग अराजकता में था। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लेने संविधान भवन के अंदर विपक्ष में कोलाहल मच गया। मंत्री एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें गुस्से और घबराहट से भरी हुई थीं। एक वरिष्ठ नेता ने चिल्लाकर कहा, यह अत्याचार है। वे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमसे क्या उम्मीद करते हैं? इस उम्र में पढ़ाई, ये तो नामुमकिन है। एक अन्य मंत्री ने मेज पर मुक्का मारते हुए बुदबुदाया। मंच पर खड़े राजेश पटेल अपने भीतर उठ रहे तूफान के बावजूद शांत भाव बनाए रखे। उन्होंने अपना गला साफ किया और उनकी आवाज शोर को चाकू की तरह चीरती हुई निकली। देवियों और सज्जनों, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, उन्होंने संयमित और दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन ये राजनीति या सत्ता का मामला नहीं है। यह एक मजबूत और ज्यादा जवाबदेह राष्ट्र के निर्माण का मामला है। इस देश के सेवक के रूप में मैंने इसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है और ये सुधार उसी दिशा में एक कदम है। अपने शांत स्वभाव के बावजूद राजेश पटेल का मन भारी था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह कानून उन्हें रिटायर होने पर मजबूर कर देगा। 70 साल से ज्यादा उम्र होने के कारण वे खुद भी और उनके कई साथी भी रिटायर होने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन निर्देश साफ था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने आगे कहा, ये कानून ये सुनिश्चित करेगा कि केवल वही लोग हमारे महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे जो वास्तव में योग्य और जनसेवा के लिए समर्पित हैं। हाँ, ये निगलने में मुश्किल जरूर है, लेकिन यह जरूरी भी है। विपक्ष ने इसका प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा नेशनल पार्टी के सदस्यों ने सुधार के समर्थन में मेजें पीटकर उनकी असहमति को दबा दिया। विपक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक वरिष्ठ नेता फुसफुसाया, ये हमें बर्बाद कर देगा, हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बदलाव का पहिया पहले ही चल पड़ा था और लोग देख रहे थे। बदलाव के समर्थन में उनकी आवाजें उठ रही थीं। पूरे देश में प्रतिक्रियाएं एकमत थीं। आखिरकार शिक्षितों के लिए न्याय, किसी ने भीड़ भरे बाजार में चिल्लाकर कहा। अब देखते हैं कि ये मूर्ख बिना योग्यता के देश चलाने की कोशिश करते हैं। एक अन्य ने कहा और भीड़ में हंसी गूंज उठी। दशकों में पहली बार इंद्र की रगों में आशा का संचार हुआ, जबकि राजनीतिक अभिजात वर्ग ने स्वयं को हिसाब किताब के लिए तैयार कर लिया। इंद्र के अभूतपूर्व राजनीतिक सुधार का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी फैला, जिसने दुनिया भर की सरकारों और नागरिकों को झकझोर कर रख दिया। राजनेताओं के लिए अनिवार्य शिक्षा और परीक्षा की घोषणा एक ऐसी भूचाल लाने वाली घटना थी जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा। दुनिया ने इसके परिणामों को कौतूहल, भय और रोष से देखा। प्रशंसा और आशंका के बीच बंटी दुनिया ने देखा कि इंदिरा के सुधार ने नेतृत्व और शासन के भविष्य पर वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है। विकसित राष्ट्रों में, राज्यों के संघ में नागरिकों ने इस सुधार को क्रांतिकारी बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंदिरा के इस साहसिक कदम की प्रशंसा की गई और कई लोगों ने अपने अपने देशों में भी इसी तरह के कदम उठाने का आह्वान किया। हालांकि राजनीतिक नेता इससे कतई खुश नहीं थे। संभावित विरोध प्रदर्शनों की सुगबुगाहट के बीच कैबिनेट की बैठकें तनावपूर्ण हो गईं। योग्यता आधारित व्यवस्था के प्रति उनके तमाम सार्वजनिक समर्थन के बावजूद ऐसे कानूनों की वास्तविकता ने उनकी मजबूत सत्ता संरचनाओं को अस्थिर करने का खतरा पैदा कर दिया। बंद दरवाजों के पीछे नीति विशेषज्ञों ने ऐसे वक्तव्यों का मसौदा तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम किया, जिनमें इंदिरा के सुधारों की सराहना के साथ साथ अपने देशों में ऐसे सुधारों को अपनाने की सख्त स्वीकृति का भी संतुलन था। संप्रभु गणराज्यों का संघ खुद को एक नाजुक संतुलन साधने की स्थिति
स्थिति में पाया। उनके राजनीतिक अभिजात वर्ग ने इस सुधार को लोकलुभावन बकवास बताकर खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य वास्तविक शासन से ध्यान भटकाना था। फिर भी ऑनलाइन संवाद से सशक्त युवा पीढ़ी ने अपने ही नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। असंतोष की दबी हुई फुसफुसाहट बढ़ती हुई जवाबदेही की मांग करने वाले एक बढ़ते स्वर में बदल गई। दक्षिया, एक ऐसा राष्ट्र जिस पर लंबे समय से सत्तावादी शासन का आरोप लगाया जाता रहा है। सरकार ने इंदिरा के सुधारों की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक खतरनाक मिसाल बताया। राज्य नियंत्रित मीडिया ने इस नीति को स्थिरता के लिए खतरा और शासन की स्वाभाविक व्यवस्था पर अतिक्रमण बताया। फिर भी उनके कड़े नियंत्रण वाले समाज में भी असहमति की फुसफुसाहटें उभरी। नागरिक अपने नेताओं के लिए शिक्षा आधारित योग्यता के विचार पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। पहली बार दबी हुई बातचीत में स्थानीय राजनेताओं की योग्यता पर सवाल उठाए गए, एक ऐसी धारणा जो लंबे समय से वर्जित थी। दक्षिया की सरकार, जो धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रही थी, इंदिरा के सुधारों को न केवल अपनी सरकार के लिए बल्कि दुनिया भर की सभी सत्तावादी सरकारों के लिए एक खतरा मानती थी। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने वाले भ्रष्ट लोगों को ढूंढना ज्यादा आसान था, बजाय इसके कि अच्छे लोग ईमानदारी से अपना काम करें, क्योंकि उस गंदे तालाब में जहां सत्ता दुरुपयोग और चालाकी से पनपती थी, जीवित न रह पाने के कारण केवल उन्हीं लोगों को रहने दिया जाता था जो उस गंदे तालाब में टिके रह सकते थे और उसके अनुकूल ढल सकते थे। विपक्ष के आक्रोश के बावजूद वे इस अवसर का उपयोग हमला करने के लिए नहीं कर सके, क्योंकि एक बार अनिवार्य शिक्षा योग्यता और प्रवेश परीक्षा विधेयक पारित हो जाने के बाद ये निश्चित था कि लगभग 80% सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिससे अस्थिरता पैदा होगी। वैश्विक दक्षिण में, खासकर उभरते लोकतंत्रों में, प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। जहां कई लोगों ने इंदिरा के इस कदम को आशा की किरण बताया, वहीं राजनीतिक नेताओं ने इसकी निंदा की, इसे एक संभावित खतरनाक मिसाल मानते हुए जो विद्रोह को जन्म दे सकती है। बड़े शहरों में भी इसी तरह के सुधारों की मांग को लेकर शिक्षित युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि ये आंदोलन छोटे रहे, लेकिन इन्होंने शासक वर्ग को बेचैन कर दिया, जो सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सत्तावादी शासन में, एम्पायर में और अधिक रोमांच का अन्वेषण करें। जिन देशों में तानाशाही की जड़ें गहरी हैं, उनके लिए इस सुधार को एक चेतावनी के रूप में देखा गया। नेताओं ने इसे संप्रभुता का अपमान बताते हुए इसकी निंदा की और इसे एक असफल लोकतंत्र का लक्षण बताया। सरकारी प्रचार तंत्रों ने इंदिरा के सुधारों को अव्यवस्थित और अनावश्यक बताते हुए उन्हें बेतुका और अनावश्यक बताया। फिर भी बुद्धिजीवियों के बीच सतह के नीचे दबी हुई प्रशंसा उबल रही थी। विद्वानों ने इस बात पर बहस की कि क्या ऐसी नीतियों को अपने राष्ट्रों के हित में बनाया जा सकता है और मौजूदा व्यवस्था को खतरे में डाले बिना लाभ प्रदान किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वैश्विक थिंक टैंक और विश्व संघ जैसे संगठनों ने इंदिरा के साहस की सावधानीपूर्वक प्रशंसा की, साथ ही इसके कार्यान्वयन पर चिंता भी व्यक्त की। कुछ आलोचकों का तर्क था कि यह नीति एक अतिशयोक्तिपूर्ण नीति है जो हाशिए पर पड़े समुदायों को अलग थलग कर सकती है या जमीनी स्तर के नेताओं को हतोत्साहित कर सकती है। इसके विपरीत अन्य लोगों ने इसे वैश्विक राजनीतिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, जहां गर्मागरम बहसों के कारण विशेषज्ञ वैचारिक आधार पर बंट गए। वित्तीय बाजारों ने बेचैनी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। निवेशकों ने राजनीतिक अनिश्चितता को एक संभावित जोखिम के रूप में देखा, जिससे वैश्विक सूचकांकों में अस्थायी उतार चढ़ाव आया। फिर भी कुछ लोगों के लिए इंदिरा के फैसले ने दीर्घकालिक स्थिरता और सुधार का संकेत दिया, जिससे उसके बाजारों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा मिला। विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की कि अन्य देश भी ऐसा ही कर सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक प्रणालियों में हलचल मच सकती है। संघ में इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच संघ के केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। कई देशों के प्रतिनिधि एक गुप्त बैठक में इंदिरा के सुधारों के उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। नेताओं ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की कि ऐसी नीतियां उनके नागरिकों को भी इसी तरह की जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उन्होंने इंदिरा के कार्यों के प्रति बढ़ती प्रशंसा को बदनाम करने या बेअसर करने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, कमरे में तनाव साफ दिखाई देने लगा। इन नेताओं के लिए इंदिरा का सुधार सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं था, ये वैश्विक राजनीति की यथास्थिति के लिए एक खतरा था।
जहां कुछ ने सार्वजनिक निंदा की वकालत की, वहीं कुछ ने मीडिया की खबरों को प्रभावित करने और प्रति आंदोलनों को धन मुहैया कराने जैसे सूक्ष्म उपायों का सुझाव दिया। लेकिन उनकी रणनीति चाहे जो भी हो, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। इंद्र ने परिवर्तन का बीज बो दिया था और दुनिया फिर कभी वैसी नहीं हो सकती थी। फेडरेशन के कठोर चेहरे वाले अध्यक्ष वाल्टर थॉम्पसन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस टेबल के शीर्ष पर बैठे थे। उनकी बर्फीली आंखें नेताओं के खामोश चेहरों को घूर रही थीं। उनके हाव भाव स्पष्ट थे लेकिन अधिकार से भरे हुए थे। तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हर प्रतिभागी उनके फैसले का इंतजार कर रहा था, मानो प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाए गए छात्र हों। मैंने सुना है कि आप सब इंदिरा के साथ किसी भी मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए बहुत सावधानी बरत रहे हैं, थॉम्पसन ने शांत मगर तीखे स्वर में कहा। क्या ये सच है? ये सवाल हवा में अनुत्तरित ही रहा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नेताओं ने एक दूसरे को घबराई हुई निगाहों से देखा, लेकिन कोई भी पहले जवाब देने को तैयार नहीं था। क्या हुआ? वाल्टर ने कहा। उसकी आवाज इस बार सन्नाटे को चीरती हुई और तीखी थी। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? या तुम सब सचमुच इंद्र से डरते हो? आखिरकार दक्षिया के प्रधानमंत्री झाओ रेंशु ने चुप्पी तोड़ी। वे आगे झुके, उनके चेहरे पर पत्थर जैसी भावभंगिमा थी और उन्होंने रूखे स्वर में कहा, हम इंद्र से नहीं डरते। वाल्टर के होंठों पर एक हल्की बेरुखी भरी मुस्कान आ गई। ओह, फिर इतनी हिचकिचाहट क्यों? तुमने तय निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? झाओ की आवाज वाल्टर की निगाहों जितनी ही ठंडी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा धकेलने से वैश्विक परिदृश्य अस्थिर हो जाएगा। इंद्र हमारे सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक उन्हें माल निर्यात करने पर निर्भर करती है। क्या आप मुझसे उस जीवन रेखा को काट देने और अपने ही देश को अपंग बनाने के लिए कह रहे हैं? सम्मेलन में सहमति की सुगबुगाहट गूंज उठी। यूनाइटेड सॉवरेन लीग यूएसएल के अध्यक्ष मैल्कम स्टोक्स ने अगला भाषण दिया। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उनके स्वर में निराशा झलक रही थी। छोटे मोटे प्रतिबंध लगाना एक बात है, हम सब ने पहले भी ऐसा किया है और हम बातचीत करके या अंततः उनसे बचने के तरीके खोज ही लेते हैं। लेकिन आप तो पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। हम पहले ही टैरिफ बढ़ा चुके हैं और सीमा शुल्क प्रवर्तन को कड़ा कर चुके हैं। इसके अलावा आप तो हमें आग में चलने के लिए कह रहे हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं जल रही हैं। दक्षिणी महासागर संघ की प्रधानमंत्री एलेनोर मैरिस ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आवाज संयमित थी लेकिन तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सर वाल्टर। इंद्र जाने वाले जहाजों को निरीक्षण के लिए देरी हो रही है, माल पर ज्यादा कर लगाया जा रहा है और व्यापार की मात्रा कम हो गई है। लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध, यह मेरे देश के लिए आर्थिक आत्महत्या है। हम इंद्र को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल और तैयार माल पर निर्भर हैं। अगर हम इसे खो देते हैं तो मेरी सरकार कुछ ही महीनों में गिर जाएगी। ग्रेटर एंडियन फेडरेशन के अध्यक्ष आर्टुरो वेलास्को ने गंभीर भाव से कहा, हमने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनके कारण हम पहले से ही अपने व्यावसायिक क्षेत्रों से विरोध का सामना कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और यह बस समय की बात है कि वे भड़क उठेंगे। मैं इस पर नागरिक अशांति भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। नॉर्दर्न रियल्म्स की चांसलर इंग्रिड फॉक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गईं। उनकी पैनी नजर वाल्टर पर टिकी हुई थी। ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है। इंदिरा ने छोटी छोटी धमकियों का भी जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। अगर हम ज्यादा जोर लगाएंगे तो वे हमारे बाजारों को अस्थिर कर सकते हैं या उन संसाधनों को रोक सकते हैं जिनकी हमें सख्त जरूरत है। ये डर नहीं है, ये सोची समझी सावधानी है। वाल्टर की नजर कमरे में घूम गई, उसका जबड़ा कस गया। तो लगता है आप सबको दुनिया में मिसाल कायम करने से ज्यादा अपनी जेबों की चिंता है। क्या मैं यही सुन रहा हूँ? बटुए नहीं बल्कि अस्तित्व, आर्टुरो ने तीखी आवाज में जवाब दिया। इसमें फर्क है। अगर हमारे देश अराजकता में है तो हम नेतृत्व नहीं कर सकते। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, इंद्र प्रौद्योगिकी उन्नत हो रही है और हमारे जैसे विकासशील देश कुछ विकसित देशों के विपरीत इसका लाभ उठा सकते हैं। और उन कुछ लोगों की ओर देखा जिन्होंने भावशून्य भाव से इसे अनदेखा कर दिया। वाल्टर चुप रहा, उसकी ठंडी आंखें कैमरे में गड़ी रहीं। सन्नाटा लंबा और गहरा होता गया, जिससे नेता अपनी सीटों पर असहजता से हिलने लगे। आखिरकार उसने अपनी आवाज में एक शांत धमकी भरी आवाज में बात की, अस्तित्व अस्थायी है, विरासत स्थायी है, इसे याद रखें। वाल्टर ने सबके इरादों में छिपी हुई अवज्ञा देखी तो एक गहरा सन्नाटा छा गया। कोई भी पहला कदम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन ये साफ था कि वे किसी और के कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे झपट्टा मारकर अपना हिस्सा ले सकें।
चूंकि आप सभी इतने चिंतित हैं तो शायद आपको कोई वैश्विक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, वाल्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। क्या? नेताओं के चेहरों पर उलझन भरे भाव फैल गए। वे बेचैन नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाल्टर का क्या मतलब है। वाल्टर ने ठंडे भाव से उपहास किया, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, उन्होंने अचानक फोन काट दिया, जिससे अन्य नेता चौंक गए और उनके शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ हो गए। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए वाल्टर ने सोचकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक गणनात्मक चमक आ गई। वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था और कमरे में तनाव बढ़ गया। उनके गंभीर व्यवहार को देखकर उनकी सचिव एक पल के लिए झिझकी और फिर आगे बढ़ी। सर, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ हुआ है क्या? वाल्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी तीखी नजरें थोड़ी नरम पड़ गईं। सच में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन लगता है ये तथाकथित नेता कुछ ज्यादा ही सहज हो गए हैं। क्या उन्हें लगता है कि अपने देश का मुखिया होने के नाते उन्हें मेरी अवज्ञा करने का अधिकार है? सचिव ने सिर हिलाया। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। सर, इनमें से ज्यादातर नेताओं को फेडरेशन की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। उन्हें इसका एहसास चुनावों के बाद ही हुआ। उन्हें ठीक से समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर सकते हैं। वाल्टर के होंठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। क्या सच में ऐसा है? क्या उन्हें सचमुच लगता है कि मुझे कार्रवाई करने के लिए उनके सहयोग की जरूरत है? वह आगे झुका। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। परिवारों को बुलाओ, उन्होंने तीखे स्वर में आदेश दिया। उनसे कहो कि वे इंदिरा पर भारी शुल्क लगाना और आर्थिक दबाव डालना शुरू करें। उन्हें हमारे प्रभाव का एहसास कराओ। सचिव ने जल्दी से सिर हिलाया और नोट्स लिखने लगा। और एक बात, वाल्टर ने कहा, उसकी आवाज अब और ठंडी हो गई थी। उन्हें निर्देश दो कि इन नेताओं की जगह किसी और सहयोगी को लाया जाए, कोई ऐसा जो जरूरत पड़ने पर झुकना जानता हो। वह एक पल के लिए रुका। उसका चेहरा गहरा गया। लेकिन उन्हें पूरी तरह से गायब मत करो। उन्हें जीने दो और अपना पतन देखने दो। यही सजा काफी होगी। सचिव उसकी बात सुनकर थोड़ा कांप गया, लेकिन आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। समझ गया सर, मैं तुरंत इंतजाम कर दूंगा। वाल्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान बनी रही। अच्छा, चलो उन्हें याद दिलाते हैं कि यहाँ असली ताकत किसके पास है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इंदिरा पर वैश्विक शुल्क चुपके से बढ़ने लगे। एक के बाद एक देश शुल्क बढ़ा रहे थे। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन रणनीति स्पष्ट थी, इंदिरा की आयात क्षमता को कमजोर करना। दुनिया भर के नेता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस आशंका में कि ये दबाव किसी बड़े संकट का रूप ले लेगा। इंदिरा हमेशा से ही अपने उद्योगों और जीवन शैली को बनाए रखने के लिए प्रमुख वस्तुओं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। ये सूची काफी लंबी है। प्रौद्योगिकी और घटक, उच्च स्तरीय मशीनरी, अर्धचालक और उन्नत औद्योगिक उपकरण, कच्चा माल, इस्पात, एल्यूमीनियम और दुर्लभ मृदा खनिज जो विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। औषधि अवयव, औषधि उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख यौगिक, खाद्य और विदेशी खाद्य पदार्थ, फल, स्वादिष्ट व्यंजन और विशिष्ट वस्तुएं जिनकी घरेलू खेती संभव नहीं है। एम्पायर पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। नेताओं को भरोसा था कि इन आयातों पर लगातार दबाव से इंदिरा गांधी की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि अपेक्षित पतन कभी नहीं हुआ। पर्दे के पीछे अमन ने इस कदम का अंदाजा लगा लिया था और तुरंत कार्रवाई की। जहां भी कमियां नजर आई, उनके कारखाने और उद्यम आगे आए। हर वह उद्योग जो घरेलू स्तर पर प्रतिस्थापित किया जा सकता था, उसे तुरंत उनके प्रभाव में लाया गया। अमन के नियंत्रण में प्रौद्योगिकी और मशीनरी कारखानों ने बुनियादी कलपुर्जों से लेकर उन्नत उपकरणों तक हर चीज का उत्पादन बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उपयोग करके उन्होंने हर उपयोगी सामग्री को निकाला और बेकार पड़े सामानों को मूल्यवान संसाधनों में बदल दिया। रिसाइकलिंग प्लांट 24 घंटे चलते रहे, जिससे बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई। कच्चे माल के मामले में टैरिफ बढ़ोतरी से पहले रणनीतिक भंडारण ने ये सुनिश्चित किया कि उत्पादन लाइनें न रुकें। इसके अलावा स्थानीय खनन उद्योगों पर अमन का प्रभाव बढ़ा, जिससे उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन को अधिकतम किया गया। हालांकि एक गंभीर समस्या बनी रही, भोजन और विदेशी खाद्य पदार्थ। तकनीक या मशीनरी के विपरीत भोजन का निर्माण या प्रतिस्थापन जल्दी नहीं किया जा सकता था। विशेष वस्तुओं, स्वादिष्ट व्यंजनों और फलों की आपूर्ति कम थी,
थी और यही एक ऐसा क्षेत्र था जहां अमन की विशेषज्ञता कम पड़ गई। संभावित जोखिम को समझते हुए अमन ने राजेश पटेल को निर्देश दिया कि आपूर्ति श्रृंखलाओं के और अधिक कड़े होने से पहले जितना संभव हो सके उतना खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए। अमन ने आदेश दिया था, जितना हो सके उतना जमा कर लो, फंदा पूरी तरह कसने से पहले हमें स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्र को स्थिर करने के इस प्रयास के दौरान अमन को एक छिपी हुई लेकिन गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। दवा क्षेत्र की जांच करते समय उन्होंने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं को आयात किया जा रहा था, उन पर पुनः लेबल लगाया जा रहा था और स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि ये नकली दवाएं अक्सर ग्रामीण इलाकों में वितरित की जाती थीं, जहां नियामक निगरानी कमजोर थी। मरीज अनजाने में एक्सपायरी डेट की या पतली दवा खा लेते थे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ जाती थीं। अमन की जांच से पता चला कि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। अस्पतालों में उचित बुनियादी ढांचे का अभाव था, ग्रामीण क्लिनिकों में कर्मचारियों की कमी थी और कई क्लिनिक घटिया या नकली दवाओं पर निर्भर थे। इस खुलासे से वह बहुत क्रोधित हुए। यह आपराधिक स्तर की लापरवाही है, अमन ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से ठंडी थीं। वे लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर कोई और इसे ठीक नहीं करेगा तो मैं करूंगा। उनका पहला कदम भ्रष्ट चैनलों को बंद करना था। अमन के एआई नेटवर्क ने घोटाले में शामिल आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों की तुरंत पहचान कर ली और उन्हें व्यवस्थित रूप से आपूर्ति श्रृंखला से हटा दिया गया। फिर उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की योजना पर काम शुरू किया। राजेश के सहयोग से धनराशि को स्थानीय दवा उत्पादन की ओर मोड़ दिया गया। देश में ही असली दवाइयां बनाने के लिए कारखाने बनाए गए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पतालों और क्लिनिकों की स्थापना, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एआई प्रणालियों की तैनाती का नियामक निरीक्षण। इंदिरा को अलग थलग करने की वैश्विक कोशिशों के बावजूद अमन के अथक प्रयासों ने न केवल देश को बचाए रखा बल्कि उसे लचीलेपन का एक आदर्श भी बना दिया। फिर भी वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। वैश्विक अराजकता अभी खत्म नहीं हुई थी और उसके काम ने तो बस आने वाले समय की एक झलक ही दिखाई थी।